नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक किताब पे। जी हां, किताब का नाम है सेलिंग ऑन माय ओन कैंपस, ए पुलिस मैन डायरी। ये मुकुंद कौशल साहब ने लिखी है। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, कैरियर आईपीएस। कई स्तरों पे उन्होंने देश की सेवा की है, जम्मू कश्मीर से लेकर के गोवा तक में, और स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे सिक्योरिटी के, जो कि इंचार्ज होते हैं जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के भी। उनसे चर्चा करेंगे। उनकी किताब जो है काफी प्रेरक किताब है। कई ऐसे रोचक किस्से हैं इसमें जो कि आपको पढ़ के काफी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो काफी प्रेरणा देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि सबसे पहले वही पूछ लेता हूं जो आजकल टीवी में चल रहा है। 3 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपने अपनी किताब में भी काफी इसका उल्लेख किया है कि बंदोबस्त कैसे होता है, कैसे धरना प्रदर्शन से निपटा जाता है। आपने बोट क्लब की रैली का भी जिक्र किया है, इसमें आपने राइट्स का भी जिक्र किया है। तो क्या मेंटेलिटी होती है पुलिस की? क्योंकि नेता आरोप लगाते हैं कि पुलिस हमें यहां नहीं जाने दे रही है, वहां नहीं जाने दे रही है। देखिए, नेता तो उनका काम है आरोप लगाना। उसका सवाल है कि पुलिस को कैसे हैंडल करना है एजिटेशन। ये एजिटेशन के प्रदर्शन के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कॉज क्या है। कुछ कॉज ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट के सामने आप प्रोटेस्ट करने आए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि शांतिप्रिय प्रदर्शनकारी शांतिप्रिय होते हैं, तो वहाँ पे उसको हैंडल करने का एक तरीका होता है। पुलिस को मतलब पुलिस 2 तरह से करती है। एक तो उस एरिया को चारों तरफ से इस तरह सील कर देती है कि वो लोग कहीं और ना जा पाएं, क्योंकि दिल्ली में सभी जगह बड़ी सेंसिटिव है। कहीं वीआईपी रह रहे हैं, कहीं पे कोई मार्केट है, कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, तो उसका वो सब देख के करा जाता है। प्रदर्शनकारियों के बड़ी रैलीज होती हैं जो शांति से हो जाती हैं, लेकिन कुछ रैली जैसे जिनमें कि चाहे कम लोग हों लेकिन उसमें कुछ हिंसा का या कुछ और प्रदर्शनकारी ज़्यादा ऊधम मचाते हैं, तो पुलिस को बड़ा रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। बड़ी टैक्ट और रेस्ट्रेंट के साथ करते हैं। हम लोग पहले उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको कंटेन करें, उसके बाद बातचीत भी करते हैं। पहले भी जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो जो उनके प्रदर्शनकारियों के नेता उनसे बात कर लेते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे, क्या आप चाहते हैं, अरेस्ट कोर्ट करना चाहते हैं। तो वो सब देखने के बाद इसको लेकिन हम फोर्स का इस्तेमाल बड़ी रेस्ट्रेंट के साथ करते हैं। मतलब ये क्योंकि है तो वो हम लोगों के ही लोग, तो इसलिए जब तक जरूरत हो उससे थोड़ा सा कम ही फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बल प्रयोग का कब निर्णय लिया जाता है? कब आप एज ए सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि नहीं, अब ये अंतिम उपाय है, ये करना ही पड़ेगा? नहीं, बल प्रयोग तो कई तरह का हम लोग करते हैं। पहले हम लोग वाटर कैनन चलाते हैं, कभी लाठीचार्ज करते हैं, उसके बाद टीयर गैस भी करते हैं। जब उनको दूर पीछे खदेड़ना होता है तो टीयर गैस करते हैं। एरिया के हिसाब से ये करा जाता है, लेकिन निर्णय जो भी अधिकारी वहाँ मौके पर होता है उसका निर्णय ये होता है कि वो उसको कोशिश करता है कि उसको कम से कम ले फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। और क्योंकि जब फोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा अगर हो गया तो क्योंकि कई आदमी फोर्स पूरी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें हो सकता है आपने कोई आदेश जैसे जोर से दे दिया तो सिपाही कहीं लाठी से किसी का सर्वर खुल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करते हैं कि रेस्ट्रेंट्स के साथ फोर्स का इस्तेमाल करें। और इसी तरह के जो दिल्ली पुलिस के अफसर काफ़ी ट्रेंड हैं इस मामले में। दिल्ली पुलिस इस तरह के प्रदर्शनकारियों को बहुत सालों से हैंडल कर रही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जानते हैं कैसे करते हैं। सर, मेरा अगला सवाल यह है कि मैंने कहा कि आपकी किताब काफी प्रेरणादायक है, हर आदमी को पढ़नी चाहिए। आपने अपनी किताब में लिखा कि आपने एक बार देश के प्रधानमंत्री तक का जो है उनके बेटे का कोई रिक्वेस्ट था, वो आपने मानने से इनकार कर दिया था। एक जगह आपने लिखा कि एक ओल्ड दिल्ली में एक एसएचओ के ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे प्रधानमंत्री का फोन आपके पास आ गया। क्या आपको लगता है कि आजकल ऐसे अफसर हैं जो कि इतने बड़े प्रधानमंत्री स्तर से कोई दबाव आए तो उसको झेल पाते हैं? नहीं, देखिए, ये तो मैं आजकल के अफसरों पे कमेंट इसलिए नहीं करता कि मैं
खुद डिपार्टमेंट से काफ़ी समय से बाहर हूँ, लेकिन जो मैंने दोनों घटनाएं आपने बताई वो श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके लड़के ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी सिक्योरिटी स्टाफ को जो कि नियम के विरुद्ध थी, और ब्लू बुक जो उनकी सिक्योरिटी की इंस्ट्रक्शंस की किताब है उसके विरुद्ध थी। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि ये तो गलत है, और मैंने अपने अफसरों से पूछा कि भाई आप जो मुझसे सीनियर थे एडिशनल कमिश्नर, मैं डीसीपी था, मेरी 15 साल की नौकरी थी। तो जब वहाँ से उनका जवाब नहीं आया, उनकी भी मजबूरी रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री के लड़के ने कहा तो इसके मतलब कि आप प्रधानमंत्री से बात करें, वो अपने लड़के को कोई हिदायत देंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने, किसी ने मुझे तब तक बताया नहीं, तो मैंने खुद चिट्ठी लिख दी कि प्रधानमंत्री के लड़के ने आदेश दिया है, ये गलत है, तो इसके ऊपर मुझको निर्देश दिया जाए। तो वो लेटर मेरा 24 घंटे के अंदर, कोई और तो निर्देश दे नहीं सकता था, तो वो निर्देश के लिए प्रधानमंत्री के पास सामने रखा गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का मैं धन्यवाद आभारी हूँ, उन्होंने वही कहा जो सही था जी। उन्होंने मुझे लिख के दिया कि साहब आप अपना नियम फॉलो करिए। सवाल सिर्फ ये था कि मान लीजिए अगर मुझसे नाराज हो जाते तो मुझे कहीं दूर फेंक देते। मैं तैयार भी था कि मुझे कहीं दूर पोस्टिंग कर देंगे, अंडमान लक्षद्वीप कहीं पे कर देंगे, बट मैं उसके लिए तैयार था क्योंकि उसमें रिस्क बहुत थी और प्रोफेशनली वो मेरे लिए उचित नहीं था। तो मैंने जो सही समझा वो किया। और जो आप दूसरा एसएचओ का बता रहे हैं, वो एसएचओ जामा मस्जिद के 92 में बड़ा प्रेशर था कि इंस्पेक्टर वेदपाल राठी को हटा दें। वो मेरे कहने से इमाम को उसने काफ़ी चेक में रखा हुआ था और वो रखना ज़रूरी था, हमारी स्ट्रेटजी थी। उस राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, तो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, पहले एलजी का, फिर होम सेक्रेटरी का, होम मिनिस्टर का, फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई इसको, मैंने हर जगह ये बताया कि इसको आदेश मैंने दिया है, ये मेरे आदेश का पालन कर रहा है, इस अफसर की कोई गलती नहीं है। तो उस पर और लोगों ने मान लिया। जब वो प्रधानमंत्री के पास गया तो प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली फ़ोन किया कि आप इसके पोस्टिंग, इसके यहीं पे रहने पे क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति की, इस इंस्पेक्टर की कोई गलती नहीं है, ये मेरे हुक्म का पालन कर रहा है और मेरा हुक्म जो है वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो उस बात को प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत, मतलब मैं उनका भी आभारी हूँ, उन्होंने मेरी बात को माना। बोले आप इसको वॉल्ड सिटी में कहीं और लगा दें, नहीं तो नॉर्मली पनिशमेंट देते हैं, लाइन वाइन में भेज देते हैं। तो हमने उनको एक दूसरे बड़े थाने में वॉल्ड सिटी के अंदर लगा दिया। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप जैसे अफसर क्या आजकल हैं क्या, क्योंकि पिछले दिनों जो दंगों के बाद दिल्ली पुलिस का एक चेहरा आया, अदालत ने भी कुछ टिप्पणियां की और कई लोग ये भी पूछने लगे कि क्या दिल्ली पुलिस सांप्रदायिक हो गई है, क्या आपके क्या कमेंट है? नहीं, देखिए मैं दो बातें, मैं किसी अफसर के बारे में तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जानता नहीं, मैं बाहर हूँ दिल्ली पुलिस से। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस इस देश की राजधानी की पुलिस है और शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी पुलिस, सबसे सक्षम पुलिस दिल्ली पुलिस है, जो रोज़ किसी न किसी बड़ी समस्या का सामना करती है, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे लेबर की हो, स्टूडेंट रिलेटेड हो, कभी क्राइम वेव आ जाती है। और दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपने को उस लेवल तक लाया कि उन्होंने मैनेज कर लिया है। और मैं समझता हूँ जो अभी भी अधिकारीगण हैं वो काफ़ी सक्षम हैं और वो करेंगे उचित। मैं मतलब क्योंकि वो रोज़ उनके काम को कोई देखता नहीं हूँ तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि दिल्ली पुलिस हर परेशानी से निकल आती है। और मैं लेकिन ये समझता हूँ कि हर पुलिस अफसर को जो सही समझता है वो बताना भी चाहिए ऊपर और करना भी वही चाहिए। चलिए, शायद हर अफसर आपका किताब ये पढ़े तो उनको अंदाजा हो कि आपने कितनी मजबूती से अपने सीनियर्स की भी परवाह नहीं की और अपनी इंटीग्रिटी को लेकर के लड़ते रहे। एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग आपने इस किताब में लिखा है कि कैसे एक डकैती में एक लड़का इन्वॉल्व था, आपने किस तरह से उसको अपॉर्चुनिटी दी और वो लड़का यूपीएससी कंपीट कर गया। आपने नाम नहीं लिखा, मैं भी नाम नहीं चाहूंगा, आप बताएं वो किस्सा संक्षेप में बताएं सर। नहीं, मैं संक्षेप में बताता हूँ। वो नाम और उस पुलिस स्टेशन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो मैं तो चाहता हूँ उस लड़के का इतना बड़ा भला हो गया। जब मुझे मालूम हुआ कि ये रॉबरी करी है इन्होंने, दो लड़के थे,
तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि उनकी बड़ी भारी स्कीम थी और बड़ी रॉबरी करने के लिए छोटी रॉबरीज कर रहे थे, गाड़ियों से ब्रीफ केसेस वगैरह उठा रहे थे। और उसी तरह यहाँ पे उन्होंने एक अटेम्प्ट करा रिहर्सल करने के लिए। तो जब मैं वहाँ, और एक उन्होंने टॉय पिस्टल के ऊपर कुछ उसको अमेंड कर लिया था ऐसा कि उससे .22 का वो फायर कर सकते थे। तो मैं रात भर सोचता रहा उनके बारे में। मैं शाम को गया था वहाँ पे कि ये तो बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे, ये लड़के इतने पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट लड़के हैं, ये ऐसे बन सकते हैं। अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस सवेरे पहुंचा तो उनकी मदर आई हुई थी एक लड़के की, और मैं उसको बहुत उसके साहस की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, उस माँ की, उसकी माँ की, उसकी ममता की, उसकी लगन की, कि वो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं आप इसको इम्तिहान देने दीजिए। तो मैंने कहा भाई एग्जामिनेशन कैसे, ये लड़के क्या इम्तिहान देंगे। अच्छा, उसको मारा पीटा भी गया था। पहले जिन लोगों ने, ग्वालों ने उसको पकड़ा था, उन्होंने उनकी पिटाई करी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये क्या इम्तिहान देगा। उन्होंने उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाया। वो हमेशा स्कूल में टॉप 2-3 बच्चों में आता था, स्पोर्ट्स में भी था, सब चीज़ों में था। तो मैंने सोचा कि इसको बचने का एक ही चांस है, अगर हम इसे एग्जाम नहीं, या तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा क्योंकि इसका कन्विक्शन पक्का है। तो इसको अगर हम एक मौका दे दें तो इम्तिहान का, तो शायद कोई रास्ता निकल आए, सुधर जाए बच्चा। उसके बाद वो जब दे चुका उसके इम्तिहान में, वहाँ से भी जेल से पुलिस कस्टडी में भी देने के बाद बहुत नंबर अच्छे आए। तो उसकी माँ फिर आई, वो कहने लगी अब आप इस केस को ख़त्म करें। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, आप दिल्ली प्रशासन में जाएं। तो उस समय के मुख्य सचिव बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या करना है। तो मैंने कहा साहब मैं तो नहीं कर सकता, आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं केस। अगर आप मुझसे कमेंट्स पूछेंगे तो मैं इस पर नो ऑब्जेक्शन लिखूंगा कि कंसिडरिंग द एज एटसेट्रा इस बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए। तो वो मान गए और उस बच्चे के खिलाफ केस को विड्रॉ कर लिया गया। फिर वो लड़का जब सेलेक्ट हो गया सेंट्रल सर्विसेज में, एडिशनल सेक्रेटरी होकर रिटायर हुआ, तो उसके वेरिफिकेशन पे प्रॉब्लम आई थी। तो मेरे पास आया था, तो मैंने कोशिश करके उसका जो सही वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी, एक बार केस विड्रॉ हो जाता है तो एज इफ केस नहीं है। फिर वो लड़का आगे तरक्की कर गया। एक और ये तो ईश्वर की कृपा है, उस लड़के ने। एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा। आपने हर्षद मेहता का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, उन्होंने कहा था कि लाखों रुपया ब्रीफकेस में ले जाके प्रधानमंत्री के यहाँ पे दिया है, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। आपने पूरा क्रोनोलॉजी निकाल के समझा दिया था कि हो ही नहीं सकता कि इस वक्त प्रधानमंत्री घर पे हो और हर्षद मेहता ने जाके सूटकेस में पैसे दिए। जी, ऐसा मैं 2 लाइन में समझा देता हूँ। ऐसा है कि मैंने हर्षद मेहता से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हर्षद मेहता ने जो एलिगेशन लगाया उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को वहाँ होना चाहिए था, और एसपी जी ने वो रिकॉर्ड उनके ख़त्म कर दिए गए थे। तो मैं क्योंकि डीसीपी सिक्योरिटी रहा था तब, उस समय कोई एसपीजी एनएसजी वगैरह नहीं थी, तो मुझे मालूम था कि इसका प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट का रिकॉर्ड होता है। प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट कवर करते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली सिक्योरिटी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सेंट्रल कंट्रोल रूम, तो वो सब जगह रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने रिकॉर्ड निकाला उसका, उसके हिसाब से साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर 9:13 पे 14 मिनट पे सब घर से चले गए थे। उसने कहा 10:45 पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पैसे दिए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो घर पे ही आए 1:30 बजे के बाद, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं। फिर प्राइम मिनिस्टर के एंगेजमेंट थे, पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलना था, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो इतना रेलिवेंट नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट ही नहीं था 10:45 पे जो उसने हर्षद मेहता ने अलर्ज किया। तो हर्षद मेहता की सारा बयान फट हो गया। सतपाल मित्तल की डेथ हो गई थी, सुनील मित्तल ने डिनाई कर दिया। तो अब उसमें वो प्राइम मिनिस्टर को जेपीसी के सामने पहले मेरा एविडेंस होना था। फिर उन्होंने कहा नहीं आप रिटन गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे दे, तो गवर्नमेंट ने रिटन स्टेटमेंट दे दिया और वो जेपीसी ने एक ही सिटिंग में एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज फुल प्रूफ जो मैंने बना के दिया था वो बिल्कुल फुल प्रूफ था कि प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं वहाँ पे। तो मतलब हर्षद मेहता की बात खत्म हो गई, गलत हो गई। चलते चलते बता दीजिए मिशन चेन्नई के लिए, क्योंकि इस किताब में आपने हमारे सहयोगी सुनील प्रभु का भी जिक्र किया, संक्षेप में। जी, सुनील प्रभु मुझे हॉस्पिटल में मिले थे, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में मिले थे। तो वो उसमें ये था, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ब्रीफ दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा मेरी ब्रीफ क्या है, मुझे रात को भेजा गया, हवाई जहाज दिया गया कि आप चले जाइए।
तो उन्होंने कहा कि नहीं आप समझदार आदमी हैं, देख लीजिएगा। तो मैं समझ गया कि मुझे फैक्चुअल रिपोर्ट देनी। मैंने वहाँ से जाके फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी। उस पर जो यहाँ पे कानून के मंत्री थे अरुण जी, उन्होंने कुछ कहा कि इसमें ये है वो है। तो मैंने कहा मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदल सकता, वो मैंने लिखा है उसमें कि मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदलूंगा, आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल वगैरह भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको रिजेक्ट नहीं, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं यही रिपोर्ट सही है। तो मेरी रिपोर्ट मान ली गई। लेकिन हाँ, मैं इस बात पे नहीं तैयार हुआ था कि मैं अपनी रिपोर्ट बदलूंगा नहीं, और जो है मैंने वही लिखा है जो सही था। चलिए मुकुंद कौशल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरे जिंदगी भर आपने अपने शर्तों पे नौकरी की और जो भी काम किया अपने शर्तों पे किया। ये किताब जरूर पढ़िएगा। आप सब लोग काफी प्रेरक प्रसंग है और काफी प्रेरणादायक भी है। कौशल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो सरकार के थैंक यू।